प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 से आज 10वां पाठ और ये गद्य खंड का पहला पाठ है। नेताजी का चश्मा। पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वो भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी। कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, और बीच में विनय और ईंधन इनके उपन्यास चर्चित रहे हैं। इन्हें तमाम सम्मान में, जिसमें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि मिला हुआ है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारी सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखेगी उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अब इसमें देखिए, स्वयं प्रकाश जी के थोड़े से लेखन की जो विशेषताएं उनके बारे में बताया गया है कि ये जाति पाति, संप्रदाय और जेंडर को लेकर जो समाज में भेदभाव है उनके खिलाफ इनका स्वर रहता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, इनके कहानी कहन शैली, ये कहानी जो ऐसे कहते हैं जैसे दादी नानी कहानी सुनाती, जिससे और ज़्यादा वो रुचिकर हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा हमारे सामने है, जिसके बारे में यहाँ एक संक्षेप में बातें दी गई हैं कि इस कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देखिए, पहले ही बताया गया है कि देश सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बड़ा भूखंड है और उसमें सारी चीज़ें से देश बन जाता है। देश के मतलब क्या होता है कि जिसमें सब कुछ हो। जैसे आप पाठ पढ़े होंगे 8वीं में, भारत की खोज, जिसमें है कि भारत माता की जय। नेहरू जी पूछते हैं ना, किसी भी सभा में जाते हैं कि भारत माता कौन है जिसकी आप जय बोलते हैं, कौन है? तो कोई कहता है कि हमारी मिट्टी भारत माता, कोई कहता है हमारे पहाड़ भारत माता, कोई कहता है नदियां भारत माता, कोई कहता है यहाँ के लोग। तो नेहरू जी कहते हैं कि यहाँ पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी और यहाँ रहने वाले असंख्य लाखों लाख जो जनता है, ये सभी मिलके भारत माता बनती है। तो ये बात यहाँ पे यही है कि ये सब कुछ का जब समेत रूप में, जब सब समेकित रूप होता है, तब किसी देश का निर्माण, किसी एक चीज से देश नहीं बनता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। बच्चों, नेताजी का चश्मा जो कहानी है, उसमें तीन तीन महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला नाम आपने सुन लिया, कैप्टन चश्मा वाला। एक कैप्टन चश्मा वाला एक बूढ़ा कमजोर शरीर का व्यक्ति है और वो चश्मे बेचता है। एक कैरेक्टर ये है, और उसे कैप्टन नाम है उसका, इससे किसी सेना के पद का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, हालदार साहब। हालदार साहब जीप से आते हैं, इससे पता चलता है किसी अच्छे कंपनी प्रतिष्ठान में वो नौकरी करते हैं, और अक्सर उस चौराहे से गुजरते हैं जहाँ पे नेताजी का मूर्ति लगा हुआ है। और वहीं तीसरा कैरेक्टर उनको मिलता है, जहाँ वो पान खाते हैं, वो पान वाला। वो पान वाला, वो हमेशा उनको, उसके मुंह में हमेशा पान भरी रहती है। काला मोटा तोंद वाला है, और जब किसी को उसको कोई बात कहनी होती तो उसे पहले पान थूकना पड़ता है। तो तीन महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। और इस पाठ का जो प्रतिपाद्य है वो यही है कि इस देश के निर्माण में, यानी इस देश में देशभक्ति की भावना को सिर्फ किसी एक वर्ग, किसी एक समूह की ओर रेखांकित करके नहीं कहा जा सकता। सभी लोग अपने अपने तरीके से देश के लिए
कार्य करते हैं, यही उनकी देशभक्ति है। प्यारे बच्चों, मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि हर एक व्यक्ति अपनी देशभक्ति की भावना अपने काम से प्रदर्शित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बंदूक उठाएं, सेना में शामिल होकर बॉर्डर पे खड़े हो तभी आप देशभक्त कहलाएं। आप जो निर्धारित काम आपके लिए दिया गया है उसी को ईमानदारी पूर्वक करना देशभक्ति है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए मन लगा के पढ़ना, यही देशभक्ति। एक डॉक्टर के लिए सभी को स्वस्थ रखना, दिन रात मिल के इलाज करना, वही उसकी देशभक्ति है। पुलिस का काम क्या है कि सभी समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना, सभी के अंदर सुरक्षा की भावना रहे, कोई असुरक्षित न महसूस करे, यही उसकी देशभक्ति है। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी अपनी देशभक्ति का निर्माण, छोटे छोटे बच्चे भी अपने तरीके से अपनी कोशिशों से वो भी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। वो पढ़ के, लिख के, खेल के, कूद के भी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो ये देखिए, यही है देशभक्ति और यही है देश, जिसमें हर एक प्रकार के लोग अपने अपने तरीके से देश निर्माण में जुटते हैं। आइए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के किसी काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। अब देखिए शब्द आया ना, एक ठो नगर पालिका। तो यही है कि बोलने वाली जो बातें हैं वो उनको स्वयं प्रकाश जी अपनी कहानियों में रख देते हैं। अब यहाँ पे हालदार साहब हैं जो कंपनी के काम से हर 15 दिन पे उनको आना जाना पड़ता है। तो जिस कस्बे से, कस्बा क्या होता है बेटा? कस्बा एक तरीके से गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है। अब जैसे गांव जो ग्राम पंचायत, उसके बाद आप एक तरीके से नगर पालिका, जैसे देखिए आप अपने अपने क्षेत्र का उदाहरण लीजिए तो एक गांव होगा, जैसे एक वाराणसी जैसा शहर होगा, एक मुगल सराय जैसा शहर होगा, और एक छोटा सा आप देखेंगे जैसे नगर पंचायत। तो ऐसी ही नगर पालिका, तो जहाँ पे मतलब गांव से बड़ा और शहर से छोटे जो वो होता है कस्बा। तो देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गांव से ज्यादा हैं लेकिन शहर में से कम है। क्या क्या है? एक लड़कों एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 सिनेमा हॉल है और एक नगर पालिका। और नगर पालिका का काम काम क्या होता है? आप लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़े हैं कि नगर पालिका की क्या भूमिका है, ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है, सबकी भूमिका। तो कभी सड़क पक्के करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बच्चों आप लोग भली भांति परिचित हैं। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो महान पुरुष हुए हैं, जिनके नाम के आगे नेताजी लगा है, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जो इस कहानी में एक तरीके से बैकग्राउंड में आके काम करते हैं। पूरी बात तो अभी पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब यहाँ पे वो बात बताते हैं कि नेताजी की जो मूर्ति है वो बहुत मतलब बहुत बड़ी और बहुत उस प्रकार से जैसा हम सामान्य रूप से देखते आते हैं वो इतनी सुंदर नहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका एक अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत लिखा पढ़ी होगी, भाई सरकारी काम है, सरकारी बजट से करवाना है तो बड़ा लिखा पढ़ी हुआ होगा, तो बजट नहीं आया होगा। अब हुआ होगा कि भाई किसी प्रकार नगर पालिका की जो चेयरमैन है उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, तो वो सोचे होंगे कि भाई हम भी 5 साल रहे कुछ ऐसा काम करके जाएं जैसे लोग याद रखें। भाई मूर्ति लगवा देंगे तो जो जो उस मूर्ति को देखेगा तो नेताजी के साथ साथ चेयरमैन साहब को भी तो याद रखेगा कि उन्होंने लगवाया है।
तो इसलिए सोचे कि अब तो टाइम नहीं है, चुनाव सर पे है, तो हम अब जैसे तैसे लगवा दें। और कोई नहीं मिला, तो आर्ट टीचर जो उस कस्बे के इकलौते आर्ट टीचर थे, वो माली मास्टर मोतीलाल जी, उन्हीं को काम सौंप दिया गया। और उन्होंने कहा कि 1 महीने में हम मूर्ति बनाकर पटक देना। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे तैसे काम करके, मतलब जैसे तैसे आपको 1 महीने मिल जाएगा, बस बाकी चीज छोड़ दीजिए। जैसा कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के बटन के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। बच्चों, यहाँ पे मासूम और कमसीन से यानी कम उम्र के लग रहे थे, बच्चे जैसे लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब देखिए बच्चों, ये उनकी कहानी कहन शैली की जो मैंने पहले शुरू में चर्चा की, कि देखिए शब्दों का प्रयोग, जहां जैसा शब्द बोलने में आ जाता है, वैसे ही जैसे हम हिंदी अंग्रेजी और गांव की ठेठ बोली सबको मिक्स करके बोलते हैं, जैसी स्थितियां आती हैं। अब देखिए यहाँ उन्होंने इसे लक्षित किया, तो एक एकदम तत्सम शब्द का प्रयोग किया कि उसको ध्यान में रखा। कौतुक भरी यानी आश्चर्य भरी मुस्कान, आइडिया, वो जो विचार आया, ये अंग्रेजी का शब्द। तो कह रहे मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। रियल का मतलब चश्मा सच का है, वो संगमरमर का नहीं है, तो सच वाला चश्मा है जैसा लोग पहनते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। ये देखिए बच्चों, एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ है कि कह रहे हैं कि जब आगे जाते हैं हालदार साहब, तो सोचते हैं कि चलिए बड़ा अच्छा है कि कम से कम यहाँ के लोगों ने मिलके एक नेताजी का चश्मा मूर्ति लगवाई, और ओरिजिनल चश्मा न बन सका, संगमरमर का चश्मा न बन सका, तो ये आजकल का ही उठा के कोई रियल, मतलब एक चश्मा ही खरीद के उनको लगा दिए। और नहीं तो क्या है, आजकल देशभक्ति भी मजाक की चीज बनती चली जा रही है। बच्चों, कई बार ऐसी बातें हमको सुनने और देखने को मिलती हैं कि कोई देश के लिए कोई पेड़ लगा रहा है, कोई किसी को खिला, तो लोग हंसते हैं कि देखो अब इसको कोई काम नहीं बचा है। कोई बच्चा जब बहुत पढ़ लिख के और जाके गांव में गरीबों में जंगलों में लोगों को पढ़ाने लगता, तो लोग कहते हैं देखिए ये सब अपना कैरियर खराब कर दिया, ये यही करना था इसको, तो इतना क्यों पढ़ा, और ये सारी चीजें। मतलब अगर कोई अपने तरीके से देश के लिए कोई काम करता है, कई बार सेना के लोगों पे लोग ऐसे बातें कर देते हैं कि जो बड़ा दुख पहुंचाती हैं। तो देश के लिए कुछ करने में भी कुछ लोग हंसते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इन सब बातों को होने के बावजूद भी उस नगर पालिका के लोग, उस कस्बे के लोग ऐसा है जो नेताजी के ऊपर अपना एक खरीद के चश्मा लगा दी, तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। दूसरी बार जब हालदार साहब गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब यहाँ पे देखिए ना, कौतूहल यानी उनके आश्चर्य का जो विषय था दुर्दमनी, यानी अब दबाने लायक नहीं रह गया, अब वो दमन करने लायक नहीं रह गया, वो इतना मतलब हो गया कि अब उस पे वो उसको दबा नहीं सके, अब वो पूछना ही पड़ गया। तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। देखिए वो पूरा चारित्रिक विशेषता यहाँ पान वाले की है इस पैराग्राफ में। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों आंखों में हंसा, उसकी तोंत थिरकी,
पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। देखिए, पान वाला भी अंग्रेजी बोल रहा है कि चश्मा चेंज कर देता है, बदल देता है नहीं। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। अब देखिए, अब पान वाला चूंकि उस कस्बे का है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा आदमी है। इसलिए देखिए उनके प्रति वो कैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है कि जैसे वो भी सब कुछ खड़ी बोली बहुत बढ़िया बोलने जानता है। यहाँ देखिए पहले ही वो ग्राहक को गिराक बोल दे। ग्राहक यानी कस्टमर। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए, यानी यानी स्क्वायर जो चश्मे का होता है ना, फ्रेम, उसको अगर चौड़े फ्रेम का चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी मूर्ति पर वाला जैसा चश्मा किसी को चाहिए तो मूर्ति से उतार के चश्मा ग्राहक को दे दिया और वहां पे दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाले है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। ये बच्चों देखिए कितनी मर्म स्पर्शी बात है कि एक व्यक्ति सोचता है कि जिंदगी भर, देखिए आप जब भी सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जब आप चित्र देखेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, तो हमेशा उनके सर पे टोपी और आंखों पे चश्मा रहता है बच्चों। तो अगर जो चश्मा लगाते हैं वो जरूर इस बात को जानते होंगे कि चश्मा न रहने पे कितनी दिक्कत होती है। तो वो भले मूर्ति है, लेकिन उसे देखने वाला जो कैप्टन है उसको लगता है कि अगर चश्मा नहीं रहेगा तो हमारे नेताजी कैसे देखेंगे, इसलिए कोई न कोई चश्मा वो जरूर उनके मूर्ति पर लगा देता था। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वह भाई खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात तो अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब फिर पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंत थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर मतलब कौन? जिसने इस मूर्ति को बनाया है। पान वाले के लिए मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, मतलब तमाम जो संभावनाएं बन रही हैं नेताजी के मूर्ति पर चश्मा न होने के, और हालदार साहब सोच रहे हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा, आश्चर्य भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ये मन में आया। कैप्टन नाम से है ना, सेना का एक बड़ा पद है कैप्टन। तो उनके मन में आया कि भाई कहीं नेता जो कैप्टन चश्मे वाला है वो सेना से नहीं न जुड़ा है, मतलब सीधे सुभाष चंद्र बोस जी का आजाद हिंद फौज से तो नहीं जुड़ा है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा, ये बच्चों ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची
और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पालवान ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी जो उनके मन में सवाल आ रहे थे कि कौन है कैप्टन, और कैप्टन को देखने के बाद उनके मन में हुआ कि नहीं, देखिए ये यही भावना जो करें ना, देशभक्ति की भावना, वो सेना में नहीं है। उसकी सारी, और बहुत बड़ा आदमी नहीं कि रोज चश्मा वहां पे लगा दे, लेकिन वो उसकी भावना इतनी प्रबल है कि वो अपने उतने सीमित संसाधन में भी अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर रहा है और एक चश्मा ले आके उनको लगा दे रहा है। अब देखिए संयोग कुछ ऐसा होता है कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला। चित्र आप लोग देख रहे हैं ना, कैप्टन चश्मे वाले को चित्रित किया गया है यहाँ पे। कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, जब देखते हालदार साहब नेताजी के चेहरे पर चश्मा को, उनका मन बड़ा प्रसन्न होता, उनको बड़ा अच्छा लगता। एक बार फिर ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से, क्यों भाई, क्या बात है, आजकल तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से आंख धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। देखिए कितना भी है उसके बारे में ऐसा बोलता है, लेकिन उसके चले जाने के बाद अक्सर होता है कि लोगों को चले जाने के बाद उनके प्रति की जो अच्छी भावनाएं वो उठ जग जाती हैं। देखिए पान वाला जो कहता है अरे लंगड़ा है वो क्या जाएगा, ये बोलने वाला पान वाला भी कैप्टन के मर जाने पर उसके बारे में बताने से पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और भावुक होकर उनको उत्तर देता है कि साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये देखिए बहुत बड़ा कटाक्ष यहाँ पे लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से किया है कि ये कैसा देश है कि अपनी घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग सेना में जाके शहीद हो जाते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कभी कि अरे वो सेना में जाने के लिए कौन कहता है, लोग पैसे कमाने के लिए सेना में जाते हैं, सुविधा के लिए सेना में जाते हैं। यानी अब देश के लिए जान देने वालों पर भी लोगों को रहम नहीं है। ने कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अपने भले जीवन में कुछ न किए हों, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति पर उसकी एक गलती पर उसके पूरे कामों को धता बता देना, उसको खराब साबित कर देने में लोग नहीं चूकते हैं। और जिन चीजों के लिए लोग दूसरे को बुरा कहते हैं, मौका मिलने पर वो काम वो बड़े चाव से करना चाहते हैं। किसी अधिकारी को कहेंगे वो बड़ा घूसखोर है, वो पैसा बहुत लेता है, वो ऐसा काम करता है वैसा काम करता है, और जिस दिन कभी अपने उस पद पे आ जाएंगे तो उससे बड़ा घूसखोर बन के वो निकलेंगे। जो लोग नेता और इन लोगों को बुरा कहते हैं, एक बार अगर उनको भी पावर मिल जाए तो वो उनसे बुरे बन जाएंगे। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उनके ठीक सामने आकर अटेंशन में खड़े हो गए। एकदम सावधान की मुद्रा में हालदार साहब जल्दी जल्दी जाके मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति के आंखों पर सरकंडे सरकंडे एक घास होता है,
ये सड़कों के किनारे पाए जाने वाला एक घास होता है का चश्मा रखा हुआ था। जैसे बच्चे बना लेते हैं, हलदर साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मूर्त की आंखों पर सरकंडे का चश्मा, छोटा चश्मा। देखिए अब क्या हुआ कि बच्चे भी देखते थे कि कैप्टन किस प्रकार से, देखिए कैप्टन उनको संगमरमर का चश्मा नहीं लगवा सकता था, लेकिन वो अपनी क्षमता से जितना वो कर सकता था अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन, वो अपने उस चश्मे के माध्यम से वो वही कर सकता था, उसने वो किया। अब बच्चों ने देखा कि अब तो कैप्टन मर गया, अब तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं, तो बच्चों ने घास का चश्मा बना के नेताजी की आंखों पर लगा दिया। यानी बच्चे जो, उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना है वो वहां पे, यानी देखो बच्चों, ये जो परंपरा से हमको जो चीजें प्राप्त होती हैं, आज हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रेरणा है वो बीच बीच में हमें प्रेरित करती है उनके लिए, तभी हम आज गलत के लिए आवाज उठा पाते हैं। कुछ अन्याय समाज में होता है तो हम बोल पाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के खून हैं। तो बच्चे देखिए, उनको बच्चों को नहीं पता, लेकिन बच्चों ने क्या देखा कि कैप्टन उनके चश्मा उनके आंख पे बार बार, चाहे काला पीला नीला जो भी है, लगाता रहता था। यानी नेताजी की आंखों पर चश्मा होना चाहिए। इसलिए जब बच्चे तो और खरीद नहीं सकते, वो सक्षम नहीं है, इसलिए बच्चों ने घास का ही चश्मा बना के उनकी आंखों पर लगा दिया। यानी हर एक व्यक्ति हर एक तरीके से अपने देश को, देश प्रेम को, अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर सकता है। किसी के चले जाने से या किसी के नकार देने से देश प्रेम की भावना समाप्त नहीं हो सकती। आप चाहे जो जिस भी रूप में, अपनी जिस भी स्थिति में अपनी देश प्रेम की भावना को प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए कोई संसाधन, कोई बहुत रुपए पैसे, बहुत बड़े ताकत और शक्ति की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं देश के लिए कर देता, मेरे पास ताकत होती तो मैं देश के लिए कर देता। ये पाठ बताती है कि कैप्टन चश्मे वाला, जिसकी अपनी एक दुकान नहीं है, वो भी अपनी देश प्रेम की भावना को प्रकट कर रहा है। और छोटे छोटे बच्चे जिनके पास 1 रुपया नहीं, वो घास का चश्मा लगा के भी अपनी देश प्रेम की भावना को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए बच्चों, हमको भी अपने देश के प्रति भक्ति दिखानी हो तो हमें किसी साधन संसाधन की जरूरत नहीं है। हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक करते हुए भी अपनी देश के प्रति भक्ति दिखा सकते हैं। इस पाठ की सबसे बड़ी सीख यही है। बच्चों, इस पाठ से कुल 5 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको देना है। और इस पाठ में अगर कोई भी पंक्ति, कोई भाव अगर आपको स्पष्ट न हुआ हो तो हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उसे स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।